पृथ्वी के इर्द गिर्द चल रही अवांछनीय हलचलें। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में आमतौर से मर्यादाओं का पालन ही चलता है। सभी अपने अपने रास्ते चलते परिभ्रमण कक्षाओं में घूमते रहते हैं, पर जब कभी वे परस्पर टकराते हैं तो न केवल अपना अस्तित्व गवा बैठते हैं, वरन संबंध क्षेत्र में भी अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल और बृहस्पति के बीच किसी ग्रह का चूरा परिभ्रमण कर रहा है। उसमें असंख्य छोटे बड़े उल्काखंड हैं। समझा जाता है कि सौरमंडल के कोई दो सदस्य ग्रह किसी कारण आपस में टकराए होंगे और हार जीत से पहले ही दोनों चूरा बनकर अंतरिक्ष में छितरा गए हैं। यह कबाड़ा उन्हीं का ध्वंसावशेष बनकर भ्रमण कर रहा है। टकराव के परिणाम प्रायः ऐसे ही होते हैं। इसलिए विज्ञजनों को सहकारिता और मर्यादा पालन के लिए जनसाधारण को प्रशिक्षित एवं सहमत करने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है। पृथ्वी के इर्द गिर्द एक के बाद एक कवचों की परतें लिपटी हुई हैं। उनसे टकराकर अंतरिक्षीय उल्कापिंडों से हो सकने वाली क्षति बची रहती है। उल्कापिंड धरती पर आक्रमण करते हैं और वायुमंडल में प्रवेश करते करते जल भुनकर राख होते रहते हैं। इतने पर भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि खतरा बिल्कुल टल गया। ढाल इतनी मजबूत नहीं है जिसे कोई भी हथियार भेद ना सके। पृथ्वी पर अंतरिक्षीय विघातक आक्रमण का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, इन दिनों तो उन आशंकाओं का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। विशाल ब्रह्मांड में विद्यमान ग्रह नक्षत्रों के विशाल समुदाय में अपनी पृथ्वी का आकार एक धूल के कण के समान है। अंतरिक्ष में कितने ही नए तारकों का उद्भव एवं पुरानों का समापन होता रहता है। इस जन्म मरण की प्रक्रिया में कई बार बड़े टकराव ही निमित्त कारण होते हैं। पृथ्वी की आयु 20 करोड़ वर्ष मानी जाती है। यह ब्रह्मांड काल के आयुष्य को देखते हुए चुटकी बजाने जितनी स्वल्प है। यद्यपि इसे सौभाग्य ही कहना चाहिए कि उसे किसी अंतरिक्षीय दुर्घटना का अब तक शिकार नहीं होना पड़ा। तथापि यह नहीं समझा जाना चाहिए कि खतरे की कोई आशंका नहीं है। वह सिर पर मंडराता ही रहता है। कई बार तो वह और भी अधिक सघन होता देखा गया है। अपने समय को ऐसी ही आशंकाओं से घिरा समझा जाए तो उसे अत्युक्ति नहीं कहा जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञानी बताते हैं कि कई हजार वर्ष पूर्व शुक्र और पृथ्वी की टक्कर होते होते किसी प्रकार बच गई। दोनों के प्रभाव क्षेत्र इतने समीप आ गए थे कि टकरा जाने जैसा माहौल बन गया था। विपत्ति तो टल गई, पर पृथ्वी की धुरी 23 डिग्री अंश एक ओर झुक गई और इससे मौसम में असाधारण परिवर्तन हुए। साइबेरिया के पांडकामोनिया क्षेत्र में 30 जून 1908 ईस्वी को एक भयंकर उल्कापात हुआ था। उसके कारण वह क्षेत्र बुरी तरह कांप गया था। यूरोप और एशिया के अधिकांश भागों में उसकी रोशनी देखी गई और हजारों मील तक उसकी धमक सुनी गई थी। दूर दूर का क्षेत्र जल भुन गया था। यह बड़ी उल्का भर थी। यदि कोई बड़ी आकृति टकराई होती तो उसका क्या परिणाम होता, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार 30 अक्टूबर 1937 ईस्वी में भी ऐसा ही संकट आया था। जर्मन ज्योतिर्विद रीन मथ के अनुसार एक उल्कापिंड 20 मील प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर लपकता आ रहा था। उसका व्यास 2 मील के लगभग था। बचकर निकल गया तो अच्छा ही हुआ, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती। कुछ घंटे ही उसकी दिशा वही रहती। इतना भयानक विस्फोट होता जिसकी तुलना में अणु बमों के एक बड़े समूह का प्रहार भी तुच्छ प्रतीत होता। वैज्ञानिकों का कथन है कि अंतर्ग्रही प्रभावों को जानना इसलिए अत्यंत जरूरी है कि हम सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें एवं ऐसे कारण उत्पन्न न करें जो इन विक्षोभों को और भी बढ़ाने में सहायक हो। क्या इन दिनों हम अनिश्चितकाल से गुजर रहे हैं? उथल पुथल इन दिनों न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो रही है, वरन समाज व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। लोगों की
आकांक्षाएं और आदतें भी। मन स्थिति में अनेक कारणों से उलट पुलट हुई है, फलतः उसकी प्रतिक्रिया और परिस्थितियों में भी चकित कर देने वाला परिवर्तन हुआ है। प्रकृति क्षेत्र एवं धरती का वातावरण भी इससे अछूता नहीं रहा है। मनुष्य का भविष्य अधर में झूल रहा है। भविष्य की संभावनाएं चौराहे पर खड़ी हैं। वह उत्कर्ष या विनाश की किसी भी दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। यह बात पृथ्वी के संबंध में भी लागू होती है। वह ऐसे संधिकाल में होकर गुजर रही है जिसमें अपने इस धरातल को विषम विपत्ति में भी फंसना पड़ सकता है। विज्ञानी रॉबर्ट डॉयट्स के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में 10,000 वर्ष की अवधि में अनेकानेक असाधारण परिवर्तन होते रहे हैं। उनका बड़ा कारण आकाश से उतरकर किसी बड़े उल्कापिंड का धरती से टकराना होता रहा है। साधारण उल्काएं तो आए दिन पृथ्वी के कवच को चीरकर नीचे उतरती और वायु संसर्ग से जलकर भस्म होती रहती हैं। कुछ अधिक बड़ी और कड़ी होने के कारण जमीन से भी टकराती हैं और जहां गिरती हैं वहां बर्बादी खड़ी करती हैं। पर बहुत बड़े पिंडों की बात दूसरी है। वे टकराते हैं तो पृथ्वी के क्रम एवं प्रवाह में उथल पुथल उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा का खाई खड्डों वाला स्वरूप इन उल्का आघातों के कारण ही हुआ है। पृथ्वी के इर्द गिर्द कुछ दिनों से इकोरस नामक विशालकाय उल्कापिंड चक्कर लगा रहा है। 1968 ईस्वी में यह धरती के बहुत निकट आ गया था। 1983 ईस्वी में भी एक बार फिर लौटा, किंतु टकराने जैसी परिस्थिति नहीं बनी। परिधि का स्पर्श करते हुए दूसरी ओर चला गया। इसकी आंख में चौनी समाप्त नहीं हुई है। कभी आ टकराया तो 20 करोड़ मेगाटन के परमाणु बम फटने जैसा विस्फोट उत्पन्न करेगा और जहां कहीं टकराएगा वहां का स्वरूप ही बदल देगा। सारी पृथ्वी उससे प्रभावित होगी। इकोरस का छोटा भाई और उल्कापिंड है जिसका नाम है तोरो। यह आकार में छोटा है तो भी ऐसा है कि टकराने पर कोई भयानक दुर्घटना खड़ी कर सके। यह 5 किलोमीटर व्यास का है। तेजी से गिरने पर पृथ्वी की धुरी तक को हिला सकता है और उतने भर से जल थल का वर्तमान नक्शा बदल सकता है। मौसम चक्र में असाधारण परिवर्तन हो सकता है। ध्रुव क्षेत्र के विशेषज्ञ H.N. ब्राउन का अनुसंधान है कि इन दिनों दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ का भार निरंतर बढ़ रहा है। यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ ही समय में पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी और वह कहीं से कहीं जा पहुंचेगी। वर्तमान धुरी 7,000 वर्ष पहले बनी थी। अब हिम भार में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण फिर परिवर्तित हो सकती है। चार्ल्स हैपवर्ड ने भी इस मत का समर्थन किया है। ध्रुव स्थान बदलते हैं तो उसका प्रभाव धरती की क्रम व्यवस्था में भारी परिवर्तन उत्पन्न करता है। अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है। इन दिनों ध्रुवों में खिसकने की गति में तेजी आई है। भविष्य में इनकी स्थिति ऐसी हो सकती है जिसका प्रभाव पृथ्वी की धुरी बदलने के रूप में सामने आए और उसके फलस्वरूप भारी उथल पुथल मचे। धुरी में राई रत्ती हेरफेर होने पर भयानक भूकंपों जैसी स्थिति बनती है। जिन्हें भूकंपों का इतिहास विदित है वे जानते हैं कि इस आधार पर पिछले दिनों कैसे विचित्र घटनाक्रम उपस्थित हुए थे। चिली के भूकंप ने समुद्र तल 1000 फीट ऊंचा उठा दिया था। 1950 ईस्वी में हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आया था उससे चोटियां 100 फीट तक ऊंची हो गई थी। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए हिमालय की चोटियों को जिस सीमा में रहना चाहिए अभी वह उससे 600 फीट ऊंची अधिक हो गई हैं। यदि भूकंपों ने उन्हें और भी ऊंचा उठाया तो पृथ्वी का संतुलन डगमगा सकता है और महाद्वीपों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। ऐसे अवसरों पर खंड प्रलय जैसे दृश्य उपस्थित होते हैं। सन 1982-83 ईस्वी में जितनी सर्दी पड़ती थी उतनी पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं पड़ी। संभावनाएं हैं कि ऐसी अनियमित अव्यवस्थाओं का दौर आगे भी चलता रहेगा
और मौसम अपनी सामान्य विधि व्यवस्था का व्यतिक्रमण करके उछलकूद की उलट पुलट की नीति अपनाता रहेगा। इसका कारण खोजने वालों ने कई प्रकार के अनुमान लगाए और कारणों का पर्यवेक्षण करते हुए कतिपय निष्कर्ष निकाले। कैलिफोर्निया जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मौसम विशेषज्ञ रिचर्ड विल्सन का अभिमत है कि सूर्य स्पॉट्स की वर्तमान स्थिति इसके लिए जिम्मेदार है। सन 1979 ईस्वी से इस संदर्भ में एक विसंगति क्रम चला है और वह इसी प्रकार बेतुके ढंग से चलता रहेगा। इस कारण सूर्य की गर्मी प्रायः 1% धरती पर कम आई और उस कारण सर्दी बढ़ी है। पिछले 200-250 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही हुआ था। सन 1645 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक भी इसी कारण यूरोप और अमेरिका में भयानक ठंड पड़ी थी और उन दिनों उसे मिनी हिमयुग कहा जाने लगा था। बिगड़ा संतुलन उस समय तो सध गया था, पर जब भूत ने घर देख लिया तो फिर कभी भी छप्पर से कूदकर आंगन में आ धमक सकता है। 1982 ईस्वी के मार्च व अप्रैल के महीनों में मैक्सिको का आलिचनोन ज्वालामुखी फटा था। उसका मलबा असाधारण था। वह आसमान में 30 किलोमीटर ऊंचा उछल गया। इतनी ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं ने उसे पकड़ लिया और उत्तरी गोलार्ध के एक बड़े भाग पर उस धूल को बिखेर दिया। उससे धूप के पृथ्वी तक आने में रुकावट उत्पन्न हुई। उस कमी के कारण ठंड का अनुपात बढ़ गया। माउंटेन न्यू के नासा अनुसंधान केंद्र के विज्ञानी ब्रायन ट्रन का कथन है कि यह प्रभाव अभी देर तक बना रहेगा। ठीक ऐसा ही घटनाक्रम पहले भी घटित हो चुका है। सन 1916 ईस्वी में यूरोप में ठंडे मौसम के कारण फसल को पाला मारा गया था और उत्तर पूर्व अमेरिका में जून से अगस्त तक बर्फ गिरी थी, जबकि उन दिनों इस क्षेत्र में गर्मी पड़ा करती है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण उन दिनों इंडोनेशिया के तंबोरा ज्वालामुखी से हुआ भयंकर विस्फोट था। उस शताब्दी का यह अपने ढंग का अनोखा विस्फोट था। उसमें भी ऐसी ही धूल उछली थी। फलतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखता था। चंद्रमा पीले के स्थान पर नीला दिखने लगा था। अमेरिका की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस बदलते मौसम का एक और कारण बताया है। उसने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके विशेषज्ञों का कथन है कि जिस प्रकार पृथ्वी और सूर्य के परिक्रमा चक्र में दूरी और समीपता के कारण सर्दी गर्मी का मौसम बदलता है, ठीक उसी प्रकार अपना सूर्य भी महासूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। उसकी कक्षा भी पृथ्वी जैसी चपटी है। इस कारण इसी में अंतर पड़ता है। इसका सौरमंडल के ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों का धरातल पर मनुष्य आदि प्राणियों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। खगोलविद फ्रेड हॉयल ने पुरातन अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां आई हैं तब महामारियां फैली हैं। धूमकेतुओं की समीपता से पृथ्वी के वातावरण में भारी परिवर्तन होता है। आमतौर से सूर्य की सक्रियता 11 वर्ष के साइकिल चक्र के अनुरूप बढ़ती पाई गई है। जब उस पर धब्बे अधिक बढ़ते हैं तब सक्रियता भी बढ़ती है। उस बढ़ोतरी से धरती का सारा वातावरण प्रभावित होता है। वस्तुओं के उत्पादन और प्राणियों के स्वभाव एवं स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है। ब्रिटिश खगोलवेत्ता वॉल्टर मॉन्डेर ने विगत कई शताब्दियों में हुए सूर्य कलंकों का इतिहास संग्रह किया है। उनके अनुसार जब भी सूर्य सक्रियता बढ़ी है तब तब विक्षोभ, उपद्रव एवं प्रकृति प्रकोप होते रहे हैं। इसके विपरीत वे धब्बे जब घट जाते हैं तब अपेक्षाकृत अधिक शांति रहती है। अमेरिका में विगत 300 वर्षों में जब जब सूखा पड़ता रहा है तब तब सूर्य की विपन्नता उसके साथ जुड़ी पाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के हिमनदों का पीछे हटना, उनकी लंबाई घट जाना
अंतरिक्षीय कारणों से संबंधित माना गया है। सूर्य धब्बों की संख्या बढ़ती है तो उसकी लपटों की परिधि भी बढ़ती है और विद्युत आवेश वाले कणों की बौछार होने लगती है। इसका प्रभाव सौरमंडल के ग्रह उपग्रहों पर पड़ता है। अन्यत्र उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जांच पड़ताल के उपयुक्त साधन अभी मनुष्य के पास नहीं है, तो भी पृथ्वी पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव अनेक परीक्षणों से भली भांति सिद्ध होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस के अनुसार सूर्य की चुंबकीय बौछार बढ़ने से धरातल से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर का स्ट्रेटोस्फेयर एवं ट्रोपोस्फेयर कवच अत्यधिक प्रभावित होता है और एक विशेष प्रकार की अल्ट्रावायलेट तथा एक्स किरणें धरातल की ओर उगलने लगता है। इस कारण पृथ्वी पर अदृश्य चुंबकीय हलचलें उत्पन्न होती हैं। उनका कहना है कि पुरातन काल के विशालकाय महागज, महासरीसृप जैसे प्राणियों के उद्भव और विनाश में सूर्य कलंकों के घट बढ़ने विशेष भूमिका निभाई है। प्रस्तुत अंतर्ग्रही परिस्थितियां पृथ्वी की सुस्थिरता और सुखद संभावनाओं को चुनौती देती हैं। इनसे डरने की तो आवश्यकता नहीं, पर हमें जानकारी तो रहनी ही चाहिए और प्रकृति प्रवाह के परिवर्तन में मानवीय चेतना के हस्तक्षेप की आशा बंधती हो तो उसके लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। यद्यपि यह सच है कि अपने पुरुषार्थ के बलबूते मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, फिर भी इसके साथ यह तथ्य भी अनिवार्य रूप से जोड़ा है कि मानवीय पुरुषार्थ की एक सीमा है। सफलता असफलता में उपलब्ध परिस्थितियों एवं अन्यों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। जिस भूभाग पर मनुष्य निवास करता है एवं उसके अनेकानेक अनुदानों का लाभ उठाता है, वह भी स्वतंत्र एवं स्वावलंबी नहीं है। पृथ्वी संपदा का एक बड़ा भाग अन्य ग्रहों की कृपा से प्राप्त होता है। सूर्य की अनुकंपा से ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। जीव जंतु, पेड़ पौधे सूर्य ऊर्जा से ही जीवन धारण करते हैं। अजस्त्र अनुदान का यह क्रम रुक जाए तो पुरुषार्थी होते हुए भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। समस्त पशु पक्षी, वनस्पति एवं मनुष्य जाति का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। भूलोक का अंतर्ग्रही अनुदान उनके आपसी संतुलन पर निर्भर करता है। ग्रहों के आपसी असंतुलन का प्रभाव पृथ्वी एवं इस पर निवास करने वाले जीव एवं वनस्पति जगत पर असाधारण रूप से पड़ता है। अतएव मानवीय भविष्य एक सीमा तक अंतर्ग्रही संतुलन पर निर्भर करता है। ग्रहों की प्रकृति में आए विक्षेप समस्त सौरमंडल को प्रभावित करते हैं। प्राणी जगत की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तो प्रभावित होती ही है, पृथ्वी का संतुलन एवं संपूर्ण पर्यावरण भी विक्षुब्ध हो उठता है। फलतः अनेक प्रकार के प्रकृति प्रकोप दृष्टिगोचर होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि विज्ञान जगत में भी होने लगी है। ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली वैज्ञानिक पत्रिका नेचर के संपादक एवं प्रसिद्ध खगोलवेत्ता जॉन ग्रिबिन तथा नासा अंतरिक्ष शोध संस्थान के वैज्ञानिक स्टीफन प्लगमेंट ने सम्मिलित रूप से द जुपिटर इफेक्ट नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक में सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति, गति एवं पृथ्वी के वातावरण एवं जीव जगत पर पड़ने वाले उनके प्रभावों का वर्णन है। गणना के अनुसार इन खगोलवेत्ताओं ने घोषणा की है कि जब कभी सौरमंडल के 9 ग्रह सूर्य के एक ओर पंक्तिबद्ध होंगे, उस समय सूर्य की गति एवं स्थिति में असामान्य परिवर्तन होंगे। उसका प्रभाव पृथ्वी के वातावरण एवं मौसम पर पड़ेगा। पृथ्वी के परिक्रमा पथ में गतिरोध होने की संभावना है। फलतः विश्व के अनेक स्थानों पर तीव्र भूकंप आएंगे। मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। इन आकस्मिक असंतुलन में मानव जाति सामंजस्य बैठा पाने में असमर्थ होगी। प्रतिकूल वातावरण अनेक नए रोगों को जन्म देगा। भूकंप, बाढ़, सूखा के विविध प्रहार से अपार जनशक्ति नष्ट होगी। ग्रिबिन एवं प्लगमेंट के अनुसार 9 ग्रहों के एक सीध में आने से
पृथ्वी पर चुंबकीय सक्रियता बढ़ जाएगी। साथ ही सूर्य में चुंबकीय संतुलन से सौर ज्वाला की लपटें दिखाई पड़ सकती हैं। पृथ्वी का आयनोस्फीयर बदल सकता है तथा अंतर्ग्रही संचार व्यवस्था में व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है। पृथ्वी पर जलवायु का नियंत्रण सूर्य द्वारा होता है। सूर्य में सर्वाधिक धब्बे उस समय दिखाई देंगे जब 9 ग्रह सूर्य के एक ओर पंक्तिबद्ध होंगे। इस स्थिति में सूर्य शक्ति पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आने से नदियों एवं सागरों का पानी तेजी से भाप में बदलने लगता है। ध्रुवीय हिमखंडों के पिघलने की गति बढ़ जाती है। सूर्य में उथल पुथल से जीव जंतुओं के व्यवहार में भी असाधारण अंतर आता है। मानसिक संतुलन बिगड़ने से दुर्घटनाएं अधिक होती हैं तथा मारपीट आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैज्ञानिक पर्यवेक्षणों से इस तथ्य का उद्घाटन हुआ है कि जिन दिनों अंतर्ग्रही असंतुलन बढ़ता है, सूर्य में धब्बे अधिक दिखाई पड़ते हैं। फलतः प्रकृति प्रकोपों में भी वृद्धि होती है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, महामारी जैसी घटनाएं सूर्य कलंकों की अवधि में ही अधिक घटित होती हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रयूज डगलस ने अपने शोध के उपरांत निष्कर्ष निकाला कि सूर्य कलंकों तथा वृक्षों की वृद्धि में परस्पर घना संबंध है। डगलस ने स्कैवोडिया नामक वृक्ष पर, जिसकी आयु 3500 वर्ष से भी अधिक है, पिछले 1000 वर्षों के सूर्य कलंक चक्र एवं उसके प्रभाव का पता लगाया है। उनके अनुसार सूर्य की अधिकतम सक्रियता पिछले दिनों में सन 1928, 1936, 1947, 1959, 1966 में रही है। इन्हीं वर्षों में सर्वाधिक प्रकृति विक्षोभ उत्पन्न हुए हैं। वर्ष 1966 में चीन, भारत, अफगानिस्तान, इटली, पाकिस्तान, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, सोवियत संघ आदि देशों के अनेक स्थानों पर भयंकर बाढ़ आई एवं भूकंप के झटके महसूस किए गए। रूसी वैज्ञानिक चिजोवस्की ने पिछले 400 वर्षों में पड़े सूर्य कलंकों का विशद अध्ययन किया। उनका कहना है कि महामारियों की लहर सूर्य कलंकों में तेजी आने के 3 वर्ष बाद आती है। इन कलंकों का मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पृथ्वी के वातावरण से सीधा संबंध है। नवीन वैज्ञानिक खोजों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि शरीर में थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी आदि नालिका विहीन ग्रंथियां का मनुष्य के विचारों, कल्पनाओं एवं भावनाओं से सीधा संबंध है। सौरमंडल के ग्रह मनुष्य के विचारों एवं भावनाओं को प्रभावित करते हैं, जिनके फलस्वरूप अंतर्ग्रंथियों पर भी प्रभाव पड़ता है। सर्वविदित है कि तेज धूप में अधिक देर बैठने पर उत्तेजना तथा चांदनी रात में आनंद की अनुभूति होती है। यह सूर्य और चंद्र की ग्रंथियों पर प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पागलपन, विक्षिप्तता, कामुकता, उत्तेजना जैसे मनोरोगों की बहुलता इन्हीं दिनों देखी जाती है। हत्या, आत्महत्या जैसी घटनाएं भी इस अवधि में अधिक होती हैं। प्रकृति प्रकोप, भूकंप, बाढ़ आदि की घटनाएं अधिकांशतः इस अवधि में ही घटित हुई हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हेनरी नेल्सन ने अंतर्ग्रही प्रभावों का लंबे समय तक अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी के वातावरण एवं इस पर निवास करने वाले जीवों पर सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र आदि ग्रहों के प्रकंपनों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। भौतिक विज्ञान के संवेदनात्मक सहकंपन सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए नेल्सन कहते हैं, ग्रहों की विशिष्ट स्थिति पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान उत्पन्न करने के साथ साथ मनुष्य के सूक्ष्म ज्ञान तंतुओं को कंपित करती है, जिसके फलस्वरूप एक विशिष्ट प्रकार की उत्तेजक विचार श्रृंखला चल पड़ती है। फलतः मनुष्य में आक्रमण, हिंसा आदि की प्रेरणा उठती है। मस्तिष्क का संतुलन डगमगा जाता है।
सूर्य कलंकों के समय यह असंतुलन और भी बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस समय नवग्रह सूर्य के एक ओर एक सीधी रेखा में होंगे, उस समय मनुष्य जाति में मनोविक्षोभ चरम सीमा पर होगा। थैंक यू।